क्रिकेट में बेल्स की शुरुआत एक नेसेसिटी की तरह हुई थी, पर आज के समय में बेल्स जरूरत से ज्यादा एक ट्रेडिशन बनकर रह गए हैं। पुरानी लकड़ी की गिल्लियां हैव बीन रिप्लेस्ड विद द जिंग बेल्स। पर जिंग बेल में डीप डाइव करने से पहले बेल्स की हिस्ट्री समझ लेते हैं। पुराने जमाने में बेल्स का मेजर यूज ये इंडिकेट करने के लिए होता था कि बॉल एक्चुअली स्टंप पर जाकर लगी है या नहीं। 1700s तक सिर्फ एक लंबा बेल होता था और 2 स्टंप्स होते थे गेट की तरह। फिर 1775 में लंपी स्टीवेंस साहब की 3 लगातार डिलीवरीज उन 2 स्टंप्स के बीच में से गुजरी। बैटर बोल्ड तो हुआ पर बोल्ड नहीं हुआ। क्रिकेट रियलाइज कि इट नीड्स सम चेंज और इस तरीके से क्रिकेट में मिडिल स्टंप यूज होना शुरू हुआ। इसके बाद एक लंबे बेल से हम ब्रेकेबल बेल पर आए और ओवर टाइम 2 बेल्स यूज होने लगे क्रिकेट में। पर जैसे जैसे गेम रिफाइन हुआ बेल्स की जरूरत उतनी रही नहीं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड कैमरास, रीप्लेस, डीआरएस वगैरह से ये पता चल जाता था कि बॉल एक्चुअली स्टंप पर हिट की है या नहीं। पर क्योंकि जब लॉज डेवलप हो रहे थे तब बेल्स बहुत नेसेसरी थे। क्रिकेट के लॉज में बेल्स एक अभिन्न हिस्सा बन गए। तो आईसीसी के लॉज कहते हैं कि बेल्स के छोर, जिन्हें स्पिगट्स भी कहा जाता है, जब ये दोनों छोर ही स्टंप के ग्रूव से निकल जाएंगे तब बैटर आउट माना जाएगा। इसका एप्लीकेशन आता है स्टंपिंग में, बोल्ड में और रन आउट के केसेस में। पर अंपायर के लिए ये जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो एग्जैक्ट क्या मोमेंट था जब स्पिगट्स ग्रूव से बाहर आए। दिक्कत स्पेशली रन आउट और स्टंपिंग के केसेस में होती है जहां टच एंड गो का सिनारियो होता है। मिली सेकेंड्स और मिलीमीटर्स से बैटर आउट या नॉट आउट होता है, तो अंपायर्स को काफी दिक्कत होती थी। सिस्टम में एक गैप था जिसे फिल करने की जिम्मेदारी ली टेक्नोलॉजी ने और जन्म हुआ जिंग बेल्स का। जिंग बेल्स का इन्वेंशन ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट क्रिकेटर ग्रांट एकरमैन ने 2012 में किया था। स्टोरी कुछ यूं जाती है कि उन्होंने अपने बेटी के हाथ में एक बेल साइज्ड एलईडी खिलौना देखा, जिसे देखकर उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्रिकेट के बेल्स में भी कुछ ऐसा एलईडी का फ्लैशी सा लगाया जा सकता है जो हिट होते ही जलने लगे। पर इस आइडिया को ग्राउंड पर उतारने में कुछ मेजर चैलेंजेस थे। क्रिकेट की हार्ड बॉल, उनकी रफ्तार और उनका मोमेंटम। 160 की रफ्तार से लेदर की गेंद आके स्टंप पर लग सकती है। तो इन बेल्स को लाइट तो रखना था, पर यह भी इंश्योर करना था कि ये मजबूत और ड्यूरेबल भी रहे। अब काफी एक्सपेरिमेंटेशन हुई, प्रोटोटाइप्स बने और जिंग इंटरनेशनल ने फाइनली आईसीसी से अपना मॉडल अप्रूव करवाया। क्रिकेट में इसका इंट्रोडक्शन हुआ बीबीएल के थ्रू, जब 2012 में मेलबर्न रेनेगेड्स और मेलबर्न स्टार्स के एक मैच में जिंग बेल्स का इस्तेमाल किया गया। 2013 आते आते इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जिंग बेल का इस्तेमाल होने लगा और 2014 का T20 वर्ल्ड कप पहला वर्ल्ड कप बना जिसमें जिंग बेल इस्तेमाल हुए। अब ये फ्लैशी चीज जो मार्केट में नहीं थी, ये सबको एक्साइट तो कर रही थी, पर काफी कंफ्यूजन बना हुआ था कि एग्जैक्टली काम कैसे करती है। बड़े टेक क्रिएटर्स भी एज लेट एज 2017 तक कंफ्यूज थे कि क्या टेक्नोलॉजी, क्या साइंस यूज किया जाता है जिंग बेल्स में। यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ क्लियर नहीं है कि सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन 2 थ्योरीज सामने आती हैं और अब हम वही समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ जिंग बेल। तो जिंग बेल्स बने हुए हैं कंपोजिट प्लास्टिक से, जिनके अंदर एलईडी बैटरीज फिट होती हैं। जिंग की वेबसाइट कहती है कि उनके लिए ये पता लगाना सबसे चैलेंजिंग था कि वो एग्जैक्ट मोमेंट क्या था जब ये बेल्स स्टंप के ग्रूव से निकले थे, क्योंकि ये लॉ की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट थी। और ये पता लगाने के लिए उन्होंने यूज किया माइक्रो प्रोसेसर्स का, जो सेकंड के 1000th हिस्से में ये बता देते हैं कि स्टंप एग्जैक्टली ब्रेक कब हुए। यानी कि बॉल स्टंप पर लगने के 1 सेकंड के 1000वें भाग में जिंग बेल्स जल जाते हैं। अब जैसे ही ये बेल्स डिसलॉज होते हैं स्टंप से, इनके अंदर का माइक्रो प्रोसेसर स्टंप तक एक रेडियो सिग्नल भेज देता है और स्टंप के अंदर की एलईडी लाइट्स भी फ्लैश करने लगती हैं। जिंग इंटरनेशनल का ये खूबसूरत वीडियो देखिए जो स्लो मोशन में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता है जिंग बेल्स का ऑपरेशन। एक बार फिर से बता दें कि ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि अंपायर्स को सेकंड के 1000th पार्ट में पता लग जाता है कि स्टंप एग्जैक्टली डिसलॉज कब हुआ था। आपने इसका इस्तेमाल डीआरएस कॉल्स में होते हुए देखा होगा। अब क्योंकि इन बेल्स और स्टंप्स में बैटरी लगी हुई है, इन्हें लगातार रिचार्ज करना पड़ता है। अगर एक टेस्ट मैच की बात करें तो इन बेल्स को हर ड्रिंक्स ब्रेक में चेंज किया जाता है और रिचार्ज किया जाता है, और इन स्टंप्स को हर सेशन के बाद चेंज और रिचार्ज करते हैं। अब सब कुछ तो ठीक है ना, अंपायर्स को असिस्टेंस मिल गया, फैंस का गेम देखने का एक्सपीरियंस बेटर हो गया, फिर क्या इस सिस्टम में कोई दिक्कत भी है? वेल, एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। मतलब महंगे तो हैं ही जिंग बेल्स, पर उससे भी ज्यादा कॉस्टली है इनका वेट। जहां नॉर्मल बेल्स का वेट होता है 8 से 9 ग्राम, ये जिंग बेल्स 27 ग्राम तक के हो सकते हैं, 3 गुना भारी। इससे होता यह है कि कई बार बॉल स्टंप पे थंप करके लगती है पर बेल्स नहीं गिरते हैं। 2019 वर्ल्ड कप अगर आपको याद हो तो 5 ऐसे डिफरेंट इंस्टेंसेस हुए थे जब बॉल स्टंप पर लगी पर बेल्स नहीं गिरे, और तब से लेकर अब तक नॉट मच हैज चेंज्ड। ये एक ज़्यादा बड़ा इशू बन जाता है विमेंस क्रिकेट में, जहां बॉल की वेट भी कम होती है और बॉल की रफ्तार भी धीमी होती है। मेंस क्रिकेट में जहां बॉल का वेट 5.5 से 5.75 आउंस होता है,
विमेन क्रिकेट में ये वेट 4.94 से 5.31 होता है। इवन बॉल्स की एवरेज स्पीड भी रिलेटिवली कम होती है, यानी कि बॉल जब स्टंप पे स्ट्राइक करता है तो उसका मोमेंटम और भी कम हो जाता है और बेल्स के गिरने की संभावना भी कम हो जाती है। एक क्रिकेट राइटर जो विमेंस क्रिकेट को काफी क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, उनका कहना था सिर्फ उनकी मेमोरी में ही पिछले 2-3 साल में ऐसे 8-10 इंस्टेंसेस हुए हैं जब बॉल स्टंप पर लगी तो सही पर बेल्स नहीं गिरे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक वुडन बेल और एक जिंग बेल के वेट में इतना डिफरेंस सिर्फ इसलिए आ पाता है क्योंकि एमसीसी का कोई लॉ ही नहीं है जो बेल्स का वेट स्पेसिफाई करता है। मतलब बेल्स की चौड़ाई, लंबाई, स्पिगेट्स का लेंथ सब कुछ स्पेसिफाइड है, पर बेल्स के वेट के बारे में कोई बात नहीं की गई है। अब हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि जब क्रिकेट के लॉज डेवलप हो रहे थे तब बेल्स का वेट वाज़न्ट अ प्रॉब्लम, और शायद इसलिए बेल्स के वेट का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है एमसीसी के रूल्स में। पर जिंग बेल्स पिछले 12 साल से यूज किए जा रहे हैं क्रिकेट में, एंड इट इज वेरी स्ट्रेंज कि आईसीसी ने इस मेजर इशू पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर ऐसा तो है नहीं कि आईसीसी बिल्कुल ही अनअवेयर है, फिर इसे सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? दिक्कत यह है कि ये जो जिंग बेल्स हैं इनमें बैटरीज है, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, और इन सबको इंटैक्ट रखते हुए वेट कम कर पाना थोड़ा मुश्किल है। And maybe that is where the limitations of technologies lie. ऐसा नहीं है कि आईसीसी बिना थरो चेक्स के इन टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस कर देता है, पर चाहे वो बॉल ट्रैकिंग में इन बिटवीन फ्रेम्स हो, डीआरएस कॉल्स में अंपायर्स कॉल हो, अल्ट्रा एज में इनकंक्लूसिव एविडेंस हो, या जिंग बेल्स में बेल के वेट का कंसर्न हो, टेक्नोलॉजी कभी भी 100% सोल्यूशन नहीं दे सकती है। पर इन जनरल इन टेक्नोलॉजीज के आने से गेम बेहतर डायरेक्शन में बना है, अंपायरिंग ज्यादा एक्यूरेट हो गई है, और ये बात अंपायर्स भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये थी कहानी जिंग बेल्स की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते हुए जाइए चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऊपर दिया हुआ ये दूसरा वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए क्रिकेट टुडे से।